वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स इंटरमीडिएट के अंतर्गत हम लोग भाग 2 की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों की चर्चा हमको करनी है। रिफ्लेक्शन की चर्चा हम कर चुके हैं और उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूरियां नापने के लिए जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं या उनके जो तमाम डेरिवेशन हैं उनके लिए हम दूरी कैसे नापते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी है। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहाँ किया जाता है। हम आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ये एक्स एक्सिस, एक्स की माइनस डायरेक्शन, वाई और वाई की माइनस डायरेक्शन, यानी इधर जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और इधर जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक। इधर की दूरी धनात्मक होगी, वाई की धन दिशा है, और इधर की दूरी ऋणात्मक। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष की धन दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और एक्स अक्ष की ऋण दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। वाई अक्ष की धन दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और वाई अक्ष की ऋण दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कैसे हम प्रतिबिंब की स्थितियों, वस्तु की स्थितियों, उनके आकार की गणना किस चिन्ह के साथ करेंगे। अलग अलग चिन्ह परिपाटी क्या होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो दर्पण का ध्रुव होता है, लेंस की जब बात करेंगे तो लेंस में जैसे दर्पण में ध्रुव होता है वैसे लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो दर्पण का ध्रुव और लेंस का प्रकाशिक केंद्र हम दोनों को मूल बिंदु पर रखते हैं। आप जानते हैं कि एक्स और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसी को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये जो आपका कटान बिंदु हो गया ये मूल बिंदु हो गया, और यहाँ पर हम दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र को रखते हैं। और इसके बाद मूल बिंदु ये हो गया जहां पर हम दर्पण का ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र रखते हैं, और एक्स अक्ष को मुख्य अक्ष मान लिया जाता है। एक्स अक्ष मुख्य अक्ष हो जाता है। दर्पण का जो ध्रुव है या लेंस का प्रकाशिक केंद्र है उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं कि मूल बिंदु पर पड़े। अब हम मूल बिंदु से ही सभी दूरियों को नाप लेते हैं। इधर की दूरियां धनात्मक और इधर की दूरियां ऋणात्मक ले ली जाती हैं, माने दाहिने तरफ की दूरियां धन चिन्ह के साथ और ऋण की दूरियां, या ये कह लीजिए बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले ली जाती हैं। ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ले ली जाती है। अब यहाँ एक बात और आती है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की हम बात कर चुके हैं। आपने देखा था कि जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी थी वो इधर आई थी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर आई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक। आप इसके पहले वाला लेक्चर देखें, उसमें हमने मुख्य फोकस की बात की है, फोकस दूरी की बात की है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस पॉइंट इधर था, तो जब फोकल पॉइंट इधर होगा तो फोकस दूरी इसकी धनात्मक हो जाएगी। माने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, क्योंकि उसका आप चित्र देखेंगे तो इधर पड़ेगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान धनात्मक होता है। अब बात आती है सीधे प्रतिबिंबों की बात करें तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात हुई निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के, और बिना इसके आप लाइट का कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिन्ह की जरूरत पड़ती है। बिना चिन्ह के आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं, आप जानते हैं कि फोकस दूरी को F से लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को U और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। तो अगर U, V और F के लिए गोलीय दर्पण का हम सूत्र स्थापित करें, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के लिए U, V और F का जो सूत्र होगा उसके लिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। उसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु O डैश स्थित है। O डैश से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण O डैश A परावर्तन के पश्चात ध्रुव
ये जब परावर्तित होगी तो फोकस से होकर जाएगी और इस तरीके से इस दिशा में निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण O' जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए फिर उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग पर फिर से वापस लौट आती हैं। तो ये O' इसी मार्ग पर जाकर और फिर इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी और इस प्रकार से दोनों का कटान बिंदु I' होगा और O' का प्रतिबिंब I' बन जाएगा। अब वस्तु की दूरी को U कहा जाता है, तो ये U हो गया और प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहते हैं, तो ये V हो गया और फोकस दूरी को F कहते हैं, तो ये आपका F हो जाएगा। ये ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम F कहते हैं, ये आपका V हो जाता है थोड़ा ढंग से। तो यानी OP क्या हो गया -U, इधर की दूरी है, ये मूल बिंदु हो गया, ऋण दिशा में है, तो ये -U हो गया। IP क्या हो जाएगा, IP -V हो जाएगा और FP क्या हो जाएगा, FP आपका -F हो जाएगा। और एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं AN परपेंडिकुलर टू FP या CP, एक बात है, मुख्य अक्ष पर A से लंब डाला गया है AN। अब आप देखें त्रिभुज O'OC तथा त्रिभुज I'/IC समरूप है। तो ये समरूप है अगर, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, माने O' बटा I'/I, O' बटा I'/I और बराबर हो जाएगा ये OC/IC। इसी प्रकार से त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज I'/IF भी समरूप है। तो अब इन दोनों समरूप त्रिभुजों में देख लें अगर हम, तो AN बटा I' बराबर FN बटा IF। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और AN O' के बराबर होगा क्योंकि समांतर किरण है। ये किरण O' समांतर है, इसलिए जो O' का मान है वो AN के बराबर होगा। हम इसको लिख सकते हैं O'/I', FN/I, ये 2। 1 और 2 का LHS समान है, इसलिए RHS भी समान है, FN/IF। OC क्या होगा, OC माने OP - CP, और IC CP - IP, और FN को FP लिख सकते हैं क्योंकि N बिंदु कहाँ है, P के बहुत समीप है। N बिंदु P के बहुत समीप है, इसलिए हम FN को NP लिख सकते हैं। और आपके पास बचा IF को हम लिख सकते हैं IP - FP। और अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा। OP माने -U, CP माने -R, CP वक्रता त्रिज्या -R, तो माइनस से प्लस आ, और CP माने -R और -IP माने IP माने V -V। वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल r से भी लिख देते हैं, आप स्मॉल r लिखें या कैपिटल R लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल स्मॉल r लिखें, ये हो गया। और IP माने -V तो +V, FP फोकस -C और IP -V और माइनस से प्लस। अब R बराबर होता है 2F, R बराबर 2F होता है, यहाँ रखेंगे तो -U + 2F और V + F, ये -F और R माने -2F + V, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -UV + 2FV + 2F² और -FU
और प्लस 2f² माइनस f। 2f² कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, fu और fv। तो ये यहाँ पर fu माइनस है और ये fv माइनस है, यानी uv और ये fv, ये सब उधर जाए, ये सब इधर ले आइए। तो fv यहाँ से तो पक्षांतर करेंगे, 2fv यहाँ घटेगा तो fv हो जाएगा, fu इधर आएगा प्लस हो जाएगा, uvf से भाग दे दीजिए, uvf से भाग देंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फार्मूला हो जाता है किसी दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f के बीच संबंध। ये बात हुई, हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, बस चित्र उसका बदल जाएगा। उत्तल दर्पण बनाएंगे और उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी, वस्तु यहीं रखेंगे और इसके बाद हम उस तरीके से बना के दो समरूप त्रिभुज बना के इस तरीके से डेरिवेशन उसका भी कर सकते हैं। अब बात आती है संयुग्मी फोकस की, और कॉन्जुगेट फोकी या कॉन्जुगेट पॉइंट्स भी इसको कहते हैं, यानी संयुग्मी बिंदु भी कहते हैं। तो ऐसे दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। दो ऐसे बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तो हम एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर दूसरे बिंदु पर प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु भी कहते हैं। यानी स्थितियां जो हैं, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियां बदली जा सकती हैं। अभी हमने जो चित्र बनाया था वो चित्र कुछ इसी प्रकार से था, जो वस्तु और यानी अगर I पर प्रतिबिंब बन रहा था तो वस्तु O पर रखी थी, जो अभी इसके पहले हमने UVF का फार्मूला डिराइव किया, उसमें जहां वस्तु O पर रखी हुई थी प्रतिबिंब I पर बन रहा था, अगर हम वस्तु को I पर रख दें तो प्रतिबिंब O पर बनेगा। तो O और I को हम कॉन्जुगेट फोकी या कॉन्जुगेट पॉइंट्स कह सकते हैं, संयुग्मी बिंदु कह सकते हैं, यानी O और I संयुग्मी बिंदु होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। इसलिए प्रतिबिंब के स्थान पर अगर हम वस्तु को रख देंगे तो परावर्तन ही नहीं होगा। उत्तल दर्पण में जिधर हम वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनता है, और दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही रखना है। यानी उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की दूसरी ओर होता है। यानी मतलब क्या हुआ कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का सवाल हो सकता है कि संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव है, तो संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव नहीं है, क्योंकि संयुग्मी फोकस उन बिंदुओं को कहते हैं जब एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो अगर हम उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं सामने तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में अगर हमको वस्तु और प्रतिबिंब का स्थान बदलना हो तो जब हम वस्तु को दर्पण के पीछे रख देंगे तो परावर्तन ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं है। अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हैं। दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई हों तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी रेखीय आवर्धन जो होगा उसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाता है वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की। अगर इनको हम क्रमशः y2 और y1 कह दें तो y2 बटा y1 हो जाता है। और इस प्रकार से अगर आवर्धन का सूत्र देखें तो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए आवर्धन का सूत्र एक ही होता है,
m बराबर y2 बटा y1 और बराबर माइनस v बटा u। तो जबकि v क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और y1 क्या है, वस्तु की लंबाई। तो इस प्रकार से हम चाहे उत्तल दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की बात करें, दोनों के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन का सूत्र है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है, वो यही। ये हम चर्चा कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जो आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में है इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। सिलेबस में जो भी है वो पूछा जा सकता है, इसको आप दिमाग में रखेंगे तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। यद्यपि ये पूछा नहीं जाता है, इससे कोई एक नंबर का कोई छोटा सवाल आ सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, या उत्तल दर्पण में संभव है संयुग्मी फोकस अथवा नहीं तो क्यों नहीं संभव है। तो उत्तल दर्पण में हमने अभी आपको समझाया कि क्यों नहीं संभव है। कोई न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, परावर्तन के नियम हो सकते हैं, तो इस तरीके के सवाल हो सकते हैं, या वाइवा में तमाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो एग्जामिनर महोदय इससे तमाम तरीके के वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लेते हैं। और वास्तव में यही सब सवाल लेंस से भी जुड़े हुए हैं, और लाइट का एक प्रैक्टिकल आप करते ही हैं। तो जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके बिना, यानी ये मूलभूत ज्ञान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बिना जाने आप ना तो प्रयोग कर सकते हैं, और लाइट जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा कठिन माना जाता है। कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं होता है, और जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी तरीके से अपनी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं, इसके कोई डेरिवेशन, कोई प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आप बड़े आसानी से प्रूफ इसके कर लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हुई, रेखीय आवर्धन की बात हुई कि किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, और उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए m का मान y2/y1 बराबर माइनस v बटा u होता है, जबकि y2 प्रतिबिंब की लंबाई, y1 वस्तु की लंबाई, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये बात हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले सेशन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। वीडियो को पूरा देखकर नोट्स अवश्य तैयार करें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक शेयर करके जो भी आपके ग्रुप हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, वहाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। धन्यवाद। अगले सेशन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे।